धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई खास खबरों की भी। और अब तो ट्रंप की एंट्री हो गई है, चर्चाएं चल रही हैं, पूरी दुनिया में जंग रुक जाएगी। लेकिन आज मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे डाला है। कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है और लोग भारत की ओर शांति की दिशा में देख रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्कांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। 4-5 दिन लोग हम गैर हाजिर रहे हैं। मेरी एक दुश्वारी रही कि एम्स गया, आंखों का ऑपरेशन हुआ, दिक्कत अभी भी है, लेकिन कब तक आखिर घर बैठा रहूंगा, हाजिर हो गया हूं। धन्यवाद इसके लिए, खासकर जो हमारे सुनने वाले हैं, और हम सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं। हालांकि ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, जैसा हमारी परसों बातचीत हुई थी उसमें पता चला कि उन्होंने कैटरैक्ट तो हटा दिया है, लेकिन लेंस अभी नहीं फिट कर पाए हैं, जो 3 या 4 हफ्ते के बाद करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया था। तो इसके बावजूद आप आ गए हैं और इस इंटरव्यू को बढ़ाने के लिए और अन्य दूसरे कामों के लिए, तो यह बड़ी ही प्रशंसनीय काम है जी। बहुत शुक्रिया। और आप भी वक्त दे देते हैं, उससे भी हिम्मत मिलती है, और हमारे व्यूवर जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ते हैं जज्बाती तौर पे, उससे भी हौसला अफजाई होती है। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक तरफ जहां ये खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश की एक बेटी रियाद में यानी कि सऊदी अरब की राजधानी में जाकर मेट्रो चलाएगी, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि मणिपुर में 31 साल की एक महिला जो 3 बच्चों की मां थी, उसके साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसको जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों खबरों को चुनावी दौर में आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी दौर हो या ना हो, औरतों की स्थिति भारत में बड़ी ही भयावह है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। खासकर वैसे जगहों में जहां खुलेआम एक तरह से कहें तो छूट दे दिया गया है कि जो भी दंगा फसाद करो या ना करो। सत्ता की तरफ से भी जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जहां कोई बलात्कारी या हत्यारा पकड़ा जाता है, तो उसको पूरी कोशिश होती है सत्ता की तरफ से छुड़वा दे, और छोड़ने के बाद से हर तरह की आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पर उन्हें माला पहनाया जाता है, उनके समर्थन में जुलूस निकाला जाता है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य नहीं, बड़ा ही घिनौना ही नहीं, बल्कि एक कहें तो पूरे समाज में उस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं से लोग पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खड़ा हो रहे हैं। विपक्ष में अभी तक शांति मुद्रा बनाए हुए, क्या कारण है उस पर फिर कभी बात होगी। जहां तक आंध्रा की इस लड़की की बात है, लड़की नहीं महिला ही है, 32-33 वर्ष की है, इंदिरा इगलपति, शादीशुदा हैं, 3 बहनें हैं और लोअर मिडिल क्लास आती हैं। इनके पिता ने इनको पढ़ाने में काफ़ी, जो भी इनके पास पैसे थे, काफ़ी मदद किया। बाकी दोनों बहनें भी काम कर रही हैं और ये सऊदी अरेबिया पहले भी जा चुकी है। जब वहाँ पे काम चल रहा था, कुछ हो रहा था, तो जिस काम से भी जैसे भी गई थी ट्रेनिंग के लिए 2019 में, लेकिन उस समय जो कोविड-19 का महादौर चला, उसमें इनको वापस आना पड़ा। अब फिर से चुनी गई हैं और बड़े ही उत्साहित हैं कि वहां पर जाके जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेट्रो स्टेशंस हैं उसमें ये काम करेंगी, उसमें वो गाड़ियां चलाएंगी, और इसलिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे हिसाब से मैं एक लाइन जोड़ूं तो समाजवाद में एक औरत नहीं, अपवाद के रूप में नहीं, हर औरतों को बराबर का अधिकार मिलेगा, चाहे वो हवाई जहाज चलाना हो, मेट्रो का चलाना हो, प्रशासन हो, पुलिस में काम करने की बात हो, खेत में हो, हर जगह पुरुषों के साथ पूरी तरह से बराबरी के अधिकार पे करेंगी। वैसे मैं कल गया था जंतर मंतर पे, जहाँ पे एक क्रांतिकारी या प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तरफ से आंदोलन रखा गया था, जिसमें एक काम उनका यह मांग था कि समान काम के लिए समान वेतन दो, यानी औरतों को बराबरी का नहीं मिलता है। इस रूप में देखा जाता है कि भाई औरत है, घर से थोड़ा बाहर आती, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमा लेती है, लेकिन वो पुरुष से कहीं भी कम काम नहीं करती है, और मुनाफा के चक्कर में उन्हें पुरुषों की तुलना में केवल मात्र 50 से 80% तक ही वेतन या कहें तो मजदूरी दी जाती है जी। मैं अपने उसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं जो मणिपुर से निकलकर सामने आ रहा है।
आदिवासी है सर वो महिला जिसके साथ ये वारदात हुई है, और देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, और टीवी में जो एंकराइन बैठी हुई हैं वो भी ज्यादातर महिलाएं हैं। कहीं कुछ लिख रहा है आपको? पूरी दुनिया में देखें, भारत में भी उसका एक उदाहरण है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी रंग के। जैसे ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय कालों के ऊपर सबसे अधिक दबाव डाला गया, सबसे अधिक यातनाएं प्रताड़नाएं दी गई। वही हालत हमारे देश में, कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। वह अखंड जो कहते हैं, अखंड तो खैर नहीं, उसका खात्मा होना जरूरी है, लेकिन जो पूंजीवादी सत्ता है, जो फांसीवाद या नाजीवाद में बदल चुका अधिकांश दुनिया में, उसने जो मुकुट लगा दिया गया है, उसमें एक जो कलगी होता है उसमें लगा दिया जाता है कि भैया हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं या पुरुष हैं जो अल्पसंख्यकों से है, वो एक दिखावा मात्र है, और उसके आड़ में तथाकथित रूप से जो प्रजातंत्र है उसकी और हत्या की जाती है। जी, एक नारा हुआ करता था अनेकता में एकता, लेकिन आज मंच पर चढ़कर देश के प्रधानमंत्री जब ये बोले कि एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस नारे का मतलब वो क्या जो है उस भारत को खत्म करके कोई नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नया देश तो खैर सही में कहें तो बन ही रहा है, जिसमें हर तरफ लूट और चोरी का एक लहर सा चल पड़ा है। और जहां तक इस सरकार की बात है, जुमलों की सरकार है, इसके बिना कोई भी दक्षिणपंथी सरकार टिक नहीं सकती। तो बोलना उनका मजबूरी है, और उनको बोलने में मजा भी आता है। नए नए जो एक बनाए जाते हैं, जो प्रचार के लिए, प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए जो जिंगल बनाए जाते हैं, उन जिंगल का इस्तेमाल आज प्रचार के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। जी, ब्रिटेन में दिवाली पार्टी हुई और सरकारी पार्टी के दौरान शराब परोसी गई, मांस मच्छी परोसा गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सवाल पैदा होता है कि इसको लेकर उस तरीके का हंगामा क्यों नहीं मच रहा है? हंगामा थोड़ा मोड़ा तथाकथित रूप से जो वहां के पंडित थे, अमेरिका तक में बैठे हुए, जो उनके पास भारी मात्रा में आजकल एड्स के रूप में पैसे आ रहे हैं। पहले शायद 1000-2000 पाउंड मिलता होगा, अब लाख में पहुंच चुका है। बहुत जबरदस्त मिला है, भारत से भी जाता है, इंग्लैंड के भी जो है उनके समर्थन में वो भी करते हैं। और यह 14वां वर्ष था, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हुआ है, वहां पे चल रहा है, बहुत पहले से भी चल रहा है। इसके पहले जो होता था, दिवाली या होली जो भी होता था, वहां जगह दिया जाता है। जैसे कनाडा में आप दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक सप्ताह पहले शुरू कर दीजिए, दिवाली के बाद भी 2 दिन तक फोड़ते रहिए। जहां मन आया, जिस समय आया फोड़ते रहिए, अलाउड नहीं है। आप उस समय आपको पुलिस वहां उठा के जेल में डाल देगी। एक खास जगह दिया था कि आ जाओ, जितने पटाखे जितनी मर्जी है फोड़ो, जाओ, कहानी खत्म। वैसे यहां भी होता था, अब उसका एक सरकारी रूप दे दिया गया। जहां तक मांस मछली शराब का है, तो वहां के संस्कार में है। नए राष्ट्र प्रधानमंत्री आए, उनको भी पीने का मन आएगा, लोग खा रहे हैं मछली मांस जो भी हो, चाहे बकरे का हो, खस्सी का हो, वो बीफ हो, पोर्क हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, वह दिवाली था, हम नहीं करते, होली होता है तो हम खाते। अब उनके लिए दिवाली हो या होली हो या क्रिसमस हो, जो भी हो, वो खाते पीते हैं, तो उस पर आप जितना भी शोर मचाएंगे क्या करेंगे? इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। तो देखते हैं, अगली बार से हो सकता है शायद वो ना खाए पिए, या यदि पीना ही हो तो पी के आए, फिर यहाँ पे पटाखे फोड़ ले। जी, नहीं, यहाँ एक सवाल ये भी आता है ना सर कि क्या उन्होंने अपने खाने के लिए इंतजाम किया, या लोग जो पार्टी में बुलाए गए सबके लिए ही किया? और वो जो सब पहुंचे थे, क्या उसमें वो दिवाली वाले भी मौजूद थे? तो क्या उन्होंने भी खाया? उन्होंने खाया कि नहीं पता नहीं, मुझे खास आइडिया नहीं, लेकिन जहां तक लगाने की बात है, वह सब लगा रहे थे तकरीबन। तो उसमें क्या खराब है मेरे हिसाब से? यदि कंट्रोल्ड, हालांकि वह लीवर के लिए खराब है कंट्रोल होने के बावजूद भी। शराबबंदी का हम तमाशा करते हैं, जैसे गुजरात में पहले था, बिहार की बात याद आ गई, मैं गया था वहां पे। शराब का प्रचलन और शराब की खपत जब बंदी नहीं थी, उससे करीब 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। वह सब पैसे जो है सरकारी खजाने में नहीं जा रही है, वो पुलिस और प्रशासन महकमों में जा रहा है घूस के द्वारा। और जो छुप के बेच रहे हैं, जो 100 रुपए का शराब था, वो 250, 300, 400 रुपए में बिक रहा है। यानी मुनाफा दर इस कदर बढ़ा है कि हमारे बड़े पूंजीपतियों को सोचना चाहिए कि खुलेआम जब होता तब नहीं था, मोनोपोली प्राइसिंग करके कमी कर दो। हालांकि टमाटर प्याज में करते हैं, बीच में रोक देते हैं, और कम ही बेच के ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। जी,
ब्रिटेन से एक और खबर आ रही है, बताया जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये लेबर सरकार जो आई थी, इससे उम्मीद तो बड़ी की जा रही थी कि ये हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम करेगी, लेकिन ये तो लोगों पे बोझ बढ़ा रही है। अब लेबर सरकार ने देखा कि पहले वाले जो टूरिस्ट थे उन्होंने काफी मुनाफे खाए, काफी पैसे कमाए, पूंजीपति वर्ग बड़ा खुश था, बहुत ज्यादा उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड दूसरी तरफ से पैसे देता था। अब इनको नहीं मिल रहा है तो कहां से आएगा? तो जनता के ऊपर बोझ डालना है। जो भी सुविधाएं थी बुढ़ों को वो कम किया जा रहा है, विंटर के समय में दिया जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन में तो नजर आ रहा है कि फी बढ़ाएंगे। यह सब वही काम करते हैं जो दूसरे करते थे। बल्कि इस तरह से देखें, यदि हम ट्रंप की बात करें, केवल एक चीज हटा दें वहां से, जो ट्रंप बार बार चिल्लाता है कि भाई हमारे मतलब गॉड नहीं चाहते हैं या जीसस क्राइस्ट नहीं चाहते हैं कि गर्भ में बच्चों को मार दिया जाए। इस चीज का बातचीत करना बंद कर दें तो बिल्कुल वही है जो बाइडेन थे, या जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जो दूरी था, एक दूसरे में घुसे हुए एक दूसरे के पूंछ चबा रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वही हालत इंग्लैंड के दोनों पार्टियों में है, वही हालत यहाँ के अधिकांश पार्टियों में है जो दक्षिणपंथी है। जी। अगली खबर है अजरबैजान से। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने जा रहा है और बड़ी खबर यह है कि इसमें तालिबान की एंट्री हो रही है सर। तालिबान की जहां कोशिश है वह पूरी तरह से अपने आप को विश्व भर में मान्यता प्राप्त करने में लगा हुआ है। अब भले ही उसको ऑफिशियली अभी शायद ही एक दो देशों ने उसको मान्यता दी है, लेकिन उसकी एम्बेसी की आदान प्रदान चीन के साथ सेंट्रल एशिया के कई देशों में, रूस में, अन्य जगहों में शुरू हो चुका है। यूएनओ ने मान्यता नहीं दी है, पाश्चात्य देशों ने नहीं दी है, लेकिन अब यहाँ पे सीओपी 29 यानी 29वां यह होगा, अजरबैजान में हो रहा है। और वहां पे अजरबैजान के देश ने इनको मान्यता दी है कि भाई आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इनके पास तेल का खजाना ना हुआ तक क्या हुआ, लिथियम का 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और वह इस्तेमाल करने लायक है। जम्मू वाली स्थिति नहीं है कि जो आर्थिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत महंगा पड़ जाएगा और उसका दाम जो है सो 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, निकालना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए उनका वैल्यू बढ़ रहा है। प्लस धीमे धीमे, वैसे भारत की भी वहां एक टीम अफगानिस्तान पहुंची हुई है, संभवतः अमेरिका के कहने से कि भाई इसको छोड़ना नहीं है। और अमेरिका भी वापसी करना चाहता है ताकि वो चीन को घेरे, और चीन को घेरने में भारत का तो बहुत बड़ा अहम रोल है। हालांकि इकोनॉमिक रूप से हमारा उसके साथ संबंध बहुत तेजी से बढ़ा है, पाकिस्तान के साथ भी। तो एक दूसरे की पूंछ चबा रहे हैं और कोई बात नहीं है। और अफगानिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी उसकी छवि अंदर जो कर रहा है उसमें कोई ढील नहीं दे रहा है, लेकिन विश्व में इसकी मान्यता बढ़े। जी। आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया। ब्रिक्स के बाद मुझे लगा कि चीन ने और रशिया ने तालिबान को बढ़ाने की कोई जिम्मेदारी उठा ली है, इस वजह से वो अजरबैजान में उसको जाने दे रहे हैं। और भारत की टीम भी तभी पहुंची है जब ब्रिक्स हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका की भूमिका है? अमेरिका की भूमिका मैंने इसमें आने के लिए नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अफगानिस्तान के संबंध से को बिल्कुल निगेट कर देना, खत्म कर देना। उसके अलावा है कि कुछ संबंध रखो ताकि हम वहां पे मौका मिले। दूर में तो देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन करके अपने अंदर कर ले आएंगे, लेकिन जहां तक आपने ब्रिक्स की बात की, वहां पे मैं सहमत हूं आपसे बात। और ब्रिक्स में पूरी कोशिश है रशिया की कि अभी केवल 30-35 है, उसको 60-70 से अधिक बढ़ाया जाए ताकि वह यूनाइटेड नेशंस का जो भी अंग है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह है, उसके खिलाफ पूर्ण रूप से तैयार हो जाए और मजबूरी में अमेरिका को अपने कदम पीछे लेना पड़े, जो कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं। पीछे लेना ना कह के उसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं। जी। मतलब मैं आपकी बात से अगर ये सार निकालूं कि पाकिस्तान अब वो काम नहीं कर रहा है अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में जो पहले करता था, और अब वो काम भारत करेगा अमेरिका के लिए। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भारत का यहाँ काफी लगा हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे, सब भागना पड़ा वहां से। भारत के पूंजीपति वर्ग कैसे इस चीज को भूल सकते हैं कि वहां पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस वर्थ के आगे आने वाले समय में कार बनाने के, बैटरी में काम करने का खजाना वहां पड़ा हुआ है। इसको नहीं भूल सकते हैं। और कैसे भूल सकते हैं कि अमेरिका के पिछलग्गू बनने के लिए जरूरी है एक स्वतंत्र रूप से विदेश नीति सही में यदि करें अपने आसपास के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री के साथ, वह अलग होता, उसका असर अलग होता और वह एक बड़ा ही पॉजिटिव होता। जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको फ्री हैंड दे रखा है।
खुद नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड नहीं है अंबानी अदानी वो कहने के अनुसार जो भी उनका थिंक टैंक उनके हिसाब से कर रहे हैं, ये किस खेत के मूली है? जी। ट्रंप के पोस्टर लेकर या ट्रंप के किसी ट्वीट को लेकर या ट्रंप के जीतने के बाद बांग्लादेश में क्यों बवाल हो गया? अब बांग्लादेश में जहां तक बात है, इन लोगों ने ट्रंप के जीतने पर अवामी लीग की तरफ से एक रैली निकालने की बात की और ये तैयारियां हो चुकी थी और ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, अवामी लीग भी लगा रहा है, भारत में भी यहाँ हवन कुंड हो रहा है, ट्रंप जीत गए, ऐसे लग रहा है कि हमारे मतलब सगे चाचा या मामा मतलब बन गए हैं, वो स्थिति आ गई है। खैर, जो भी हो, तो इसका इन्होंने विरोध किया और वहां की यूनुस सरकार जो तथाकथित रूप से बड़े ही डेमोक्रेटिक फैसले के आए थे, अब उजागर हो रहे हैं। मैंने कहा था 6 महीना का वक्त दीजिए, अभी 2-3 महीना गुजरा है, 2-3 महीना और होगा। उनकी सरकार के पुलिस ले आके जितने भी पोस्टर वगैरह छीन लिए, उसको फाड़ दिए, ट्रंप के जितने वो फोटो थे वो हटा दिए, इन पर लाठीचार्ज वगैरह जो भी किया उनको भगा दिया। वैसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिका में एक कुछ लोगों ने जाके जी यूनुस और अन्य लोगों के साथ कुल 66 लोगों के खिलाफ आईसीजे में एक केस किया है कि ये लोग जब सत्ता में आए और उसके बाद से, सत्ता में आने कुछ ही दिन बाद, आई थिंक 5-6 अगस्त या 10-12 अगस्त को इन लोगों ने जुलूस निकाला जिसका लक्ष्य था कि हमारे जो लोग थे, अवामी लीग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनके खिलाफ जेनोसाइड करने की कोशिश की और कुछ लोगों को मारा भी है। इस पर आप अपना वर्डिक्ट दें। जी, चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ सवाल जो है वो दो पैदा हो रहे हैं। बाइडन जो है यूनिस को लाए और ट्रंप अब आ रहे हैं, तो क्या शेख हसीना को वापस लाएंगे? और शेख हसीना क्या अगरतला में बैठकर सब कुछ खुद ही ये सब करवा रही है? खुद ही तो अब शेख हसीना कुछ नहीं करवा सकती है, उनके हाथ में नहीं है। अब वही कहेंगी जो भारत सरकार चाहेगा, या अब ट्रंप चूंकि भारत सरकार के साथ ऐसा है कि लगता है तो ये दोनों मिलके करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में ट्रंप यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बांग्लादेश फिर से पहले वाली स्थिति में चले जाए। भले ही शेख हसीना आए, उनके बेटे आए या कोई आए, वह पूरी की पूरी तरह प्रो अमेरिकन हो, तो ये करवा सकते हैं ट्रंप, या भारत को फोर्स करेंगे करवाने के लिए कि तथाकथित रूप से कम निष्पक्ष चुनाव हो, जो जीतेगा उसकी सरकार बने और वो अमेरिका के कहने के हिसाब से काम करे। जी, बांग्लादेश तो लगा हुआ है इंटरपोल के जरिए शेख हसीना को वापस लाने में। अब इंटरपोल की क्या ताकत बनती है? आईसीजे, आईसीसी सबका कुछ है नहीं। इंटरपोल तो हम भूल चुके हैं, पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में देखा करते थे कि इंटरपोल के द्वारा वहां की आती थी, कोई अचानक 2 कहानी के लाश में आते थे, पकड़ के ले जाते थे, पता नहीं कहां से आते थे, कहां लेके जाते थे। हालांकि उनकी कोशिश है। वैसे यूनुस ने कहा था जब वो अमेरिका में थे कि अभी शेख हसीना को तुरंत वापसी लाने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लगता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी में है, इसके पहले ट्रंप सत्ता में आ जाए। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हरकत किया जाए, लेकिन नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। जी, ट्रंप आजकल बड़े मुलाकात कर रहे हैं लोगों से और बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पुतिन को भी फोन लगा दिया और उसके बाद जो है जेलेंस्की की तरफ से भी बयान आ गया और उसके बाद से ये भी खबर आ गई कि मॉस्को की तरफ बहुत सारे ड्रोन चलाए गए हैं, उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ये तमाम चीजें जो घट रही हैं और कोई प्लान भी सामने आ गया है कि साहब कोई बफर जोन बना देंगे इतने किलोमीटर में। क्या क्या जानकारियां हैं आपके पास? सबसे पहले ड्रोन्स की बात करें। इन्होंने 200 से अधिक ड्रोन्स मारे पिछले 2 दिनों में और मास्को तक पहुंचे करीब 2 से 3 दर्जन के आसपास। अधिकांश तो मार के गिरा दिए गए, लेकिन कई टॉल बिल्डिंग, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग थी उसमें जाके इन्होंने मारे हैं, या मलबे भी गिरे जिससे आग लगी और क्षति हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, सफलता हुआ है। ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश है यूक्रेन की, यानी जेलेंस्की की, कि इसके पहले ट्रंप आ जाए सत्ता में, जितना अधिक से अधिक हम रूस को तबाह कर सके और ये दिखाने की कोशिश करें कि युद्ध भड़क चुका है। ट्रंप ने पुतिन से बात की थी, कहा था कि आप युद्ध को भड़कने ना दें, यानी कुर्स से आगे ना जाएं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि नॉर्थ कोरिया के यदि सैनिक है तो उसका इस्तेमाल अभी ना करें, मुझे को सत्ता में आ जाने दीजिए, ऐसा लग रहा है। और इस बीच में $8 बिलियन का जो अस्त्र है, बाइडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके पहले वो हटे, पूरा का पूरा वहां भेज दे। चूंकि जहाँ के हथियार बनाने वाले तो खरीद चुके हैं, वहां की जनता का जो टैक्स है उसे दे चुके हैं, तो ये काम करना, ये एक तो पहली बात हुई। जहां तक ट्रंप और बाइडेन की बात है, जब भी नया राष्ट्रपति आता है, पिछले राष्ट्रपति उसको
बुलाते हैं उनको, अपने यहाँ बैठ के बुलाते हैं, भाई बधाई दिया, सब बातें हुई, आसानी से हो जाए, कुछ सीक्रेट बातें हैं तो बताते हैं। वैसे आज से 4 वर्ष पहले जब ट्रंप हारे थे, इन्होंने बाइडेन को नहीं बुलाया था। यह मतलब दशकों पुराना वहां का एक रिवाज है, ट्रंप ने तोड़ दिया था। लेकिन बाइडेन ने इनको फोन करके बुलाया कि भैया आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं क्या क्या नहीं है, और हम शांतिपूर्वक जो भी हमारे पास पता है, जो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। बता दें। तो वो बफर जोन जो बनाया जाना है और 800 किलोमीटर का लंबा कोई रास्ता बताया जा रहा है, उसमें तमाम सेनाएं रहेंगी, वो जो प्लान ट्रंप लेके आए हैं, तो उससे लग तो नहीं रहा है कि जंग रुकेगी। ये तो बस उलझा के छोड़ दे रहे हैं। बात करते करते ये मैं भूल गया, आपने पूछा था 800 माइल यानी बहुत लंबा है, पूरा का पूरा उधर से लेके है, मतलब करीब कहें तो 1200-1300 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें इनका प्लान ये है कि जो क्षेत्र या जिस क्षेत्र पे रूस ने कब्जा कर लिया वो रशिया के साथ होगा। जहां तक कुर्स्क की बात है उसकी भी चर्चा नहीं की है, संभवतः रशिया को दे दिया जाएगा। नीचे में जहां तक बात है दक्षिणी यानी उस ब्लैक सी के साथ जुड़ा हुआ जो उनका क्षेत्र बनता है, उसको यूक्रेन का जिसपे भी दावा होता था, जापोरिजिया और वो क्षेत्र है, उसको रूस नहीं, यूक्रेन, वो उसको भूल जाए। और साथ साथ ये जो बफर जोन बनेगा लंबा, जिसकी आप बार बार उठा रहे हैं, उसमें नेटो को फोर्सेस आएंगे, अमेरिका के नहीं जाएंगे, यानी यूके, फ्रांस, ये सब छोटे मोटे जो देश हैं वो सब के देश आएंगे, यानी यूरोप को भी खुश करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष के बाद यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में मिलने की छूट होगी, और 10 या 15 या 20 वर्षों के बाद वो नेटो में फिर से आ सकते हैं। यानी फिर से यूक्रेन को इतनी ताकतवर बनाएंगे, जो इसमें नहीं कहा गया है, ताकि वह रूस पे आक्रमण कर सके। और अमेरिका भी इस बीच में यूक्रेन को इतने पैसे मतलब अस्त्र देगा कि रूस हिम्मत ना करे यहाँ अटैक करने की। यानी वही का वही शराब है, एक नए बोतल में देने की बात हो रही है, और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पुतिन अब इस बारे में फिर से झांसे में आएंगे। जो मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 और फेज 1 के वार के समय में जो ये झांसा में आ गए थे यूक्रेन और फ्रांस, जर्मनी के, इस बार नहीं आने वाले हैं। कोई मुझे नहीं लगता, जैसे पहले भी मैंने कहा था, कि युद्ध शांति की तरफ बढ़ेगा। जी। तो ये जो जंग बंदी की बातें हो रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच, ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है, पड़े ही कुछ भी तरीके के दावे ट्रंप कर रहे हो, क्योंकि उनकी अंदरूनी राजनीति शायद उनको काफी लंबे समय तक उलझाए रखेगी। वो अलग बात है कि उनको मैंडेट पूरी तरीके से जबरदस्त मिला है। निक्की हेली और पोम्पियो को लेके बयान तक देने पड़ रहे हैं कि भाई मैं उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखूंगा। चूंकि ये लोग हैं, जहां तक पोम्पियो की बात संक्षिप्त में बताऊं, कि इनका भी प्लान था चुनाव के दौरान ही कि रूस के अगेंस्ट में और भी यह बंदिश लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे और वो उसको अलाउ करेंगे और रूस को बर्बाद करेंगे, ताकि रूस अगले दशकों तक फिर से सर ना उठा सके। और इसलिए संभवतः चूंकि अभी ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप का बाय द वे बड़ी इच्छा है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। हर तानाशाहों का हर इस तरह की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, हमारी फोटो छपे, हमारी प्रशंसाएं की जाए, हमारे बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कहे, पुरानी बातें भूल जाए, नई नई कहानियां गढ़ ले। तो जब ये पिछली बार राष्ट्रपति थे, जापान में गए थे, तो जापान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उससे उन्होंने कहा था कि यदि आप हमारा नाम यदि बढ़ा भेजते हैं नोबेल टीम के साथ, कि हम मेरे को पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि मेरे समय में अमेरिका ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, जो हमेशा होता रहा है। हालांकि उन्होंने नहीं किया उस समय के जो भी प्रधानमंत्री थे, और अभी फिर से इनके दिमाग में आ रहा है, और इसलिए ये पोम्पियो या जो दूसरे हैं निकिल हेली, इनको इसलिए नहीं ला रहे हैं ताकि कहीं से फिर युद्ध और भड़के ना ही, और ये ख्वाब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे से काम कर रहा है, और इसी के आधार पर चुनाव लड़े हैं। वन ऑफ दोज मतलब जो कमिटमेंट है इनका दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जी। क्या मंत्री पद संभालने के बाद एलोन मस्क एक्स को छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं होता है। वह तो मतलब एक तरह से कहें, पिछले जब से यह आ गया कि ट्रंप जीते हैं, 400 से अधिक पोस्ट इन्होंने डाले हैं ट्रंप की प्रशंसा में। ट्रंप ने भी इनके बारे में बड़ी प्रशंसाएं की है। ट्रंप ने कहा है अ न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस, ये ट्रंप ने नहीं, एलोन मस्क ने कहा है कि ये
आज के समय का एक नया ऑर्डर, एक नई चीज बन रही है, इसमें नया चीज कुछ नहीं है। और एलॉन मस्क के बारे में ट्रम्प ने कहा है, स्टार इज बॉर्न, यानी एक नया स्टार हो, एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं, यह सब चीज होगा। मतलब भाषाएं जो है सो आप देखेंगे, चाहे वह ट्रम्प किसी भी देश के मिलने जाए, एक दूसरे के लोग जैसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति वहां जाते हैं तो मतलब खुशी से तो रो ही पड़ेंगे। तो वह सब चीजें हो रही है। और चुनाव के दौरान इन्होंने एक तरह से कहें तो यह मीडिया बना लिया था एक्स को, और इनका बहुत अहम रोल है ट्रंप को जिताने में। सोशल मीडिया पे हर तरह से वो छा गए थे, और इनके फॉलोअर जो है 20 करोड़ से अधिक है। और बाकी इनके फॉलोअर कहें तो एक तरह से यह कहें कि इसको जिताने में सोशल मीडिया में जितना रोल था 70 से 80% एक्स का है, यानी ट्विटर का है। और इसको एलॉन मस्क छोड़ दे सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी, एक और जहां पुतिन को फोन किया है ट्रंप ने, वहीं इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को शायद मिलने के लिए बुला लिया है। लेकिन मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो बाइडेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि वहां उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध तो होगा, जो जनता दे रही है, लेकिन विरोध का क्या कहें। अमेरिका में 95% से अधिक लोगों ने उन्हीं दोनों को वोट दिया, चाहे ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस हो, जो इजराइल के अंदर में युद्ध को नहीं रोकना चाहती। यह तो खुलेआम सामने स्पष्ट आ गया है कि इन लोगों ने पूरी तरह से मदद की और अभी भी कर रहे हैं। मतलब उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं कि कहां कहां पे हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, मारो ताकि वो जनसंहार पूरी तरह से हो जाए, ताकि फिलिस्तीनियों के एक अगले आने वाले उनके जो बच्चे जो होने वाले हैं वह हो ही ना, और उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया जाए। तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। और ये गए हैं, ट्रंप से मिले ना मिले, बाइडेन से मिले, अभी का जो मदद मिला है उसका मतलब सब एक तरह से हिसाब किताब किया जाएगा। ट्रंप से भी बातें होंगी। ट्रंप तो तथाकथित रूप से ऐसा लगता है कि ज्यादा प्यार करते हैं इन लोगों से। इन्होंने कहा भी, हालांकि बाइडेन ने भी कहा था कि मैं कम प्यार नहीं करता हूं। पता नहीं इसमें प्यार मोहब्बत की बातें कहां आ रही है, जहां तक जनसंहार क्या है। तो ये सब चीजें तो अभी होगी, ये दौर चलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन को तो भूल ही जाए, मतलब कि यहां भी किसी तरह से शांति का माहौल अभी हाल फिलहाल में बनने वाला है। जी, चलिए, गाजा से जुड़ी खबरों का मैं रुख कर रहा हूं, और इसी से जोड़कर जो खबर है वो नेतन्याहू के हवाले से है। जब राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा, उसी दौरान नेतन्याहू ने भी बयान दिया कि चुनाव के बाद वो 3 बार ट्रंप से बात कर चुका है। साथ ही उसने कहा कि हिजबुल्लाह के पेजर जो हैं वो उसी ने उड़ाए थे। क्यों, तो क्या ट्रंप के आने के बाद अब हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है नेतन्याहू की? निश्चित रूप से हिम्मत ज़्यादा बढ़ी है इनकी, और खुलेआम वो चीज़ें करने लगे हैं, बोल रहे हैं जो पहले छुपछाप करते थे। वैसे दुनिया में सबको पता था कि पेजस एक्सप्लोशन के पीछे किसका हाथ है, लेकिन अब ये शान से इस चीज़ को कर रहे हैं। उन्हें यह नज़र आ रहा है, दुनिया के जितने भी तानाशाह हैं, वो आम जनता के मर्डरर हैं, उनको साफ नज़र आ रहा है कि जितनी भी ताकत दिखाओ, अल्पसंख्यकों को मारो, जनता उतनी ही उनको पसंद कर रही है। ठीक है, ये हवा भी चल पड़ा है, और इसी कारण फांसीवाद, नाजीवाद का नया रूप लेके पूरी दुनिया में फैल रहा है। इजराइल में ही है, तो इस तरह पूरी तरह से ये चीज कर रहे हैं। और इन्होंने वो भी हरकत कर दी है जो कि ना होना चाहिए था। अपने सेना को भेजकर एम्स्टर्डम में वहां जो खेल चल रहा था उसके द्वारा इन्होंने हंगामा मचाया। उनके सेना थे वहां, उनकी जनता नहीं थी। उनके सेना ने हंगामा मचाया, भद्दी भद्दी गालियां दी फिलिस्तीन के अगेंस्ट में कि उनको पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारो। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि पश्चिमी मीडिया के जो लोग हैं जो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जनसंहार में वह भी उसका साथ है, उनके खिलाफ ठोस खबर होनी चाहिए। देखिए कहां से कहां धुआं और आग फैल रहा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें साफ साफ नेतान्याहू का हाथ है जो वहां पे हुआ है। और इसी के मजबूरी में फ्रांस में जो अगला मैच होने वाला फुटबॉल का, फ्रांस और इजराइल के बीच में, उन्होंने 30 से 40 हजार पुलिस, सैनिक और दूसरे लोगों को बहाल कर रखा है कि इनका कोई ठिकाना नहीं, यहां भी करेंगे। जी, तो इतनी गुंडाई बढ़ गई है, ये ट्रंप के आने के बाद ही बढ़ी है सर? बिल्कुल, पहले तो था ही था, ऐसा नहीं है, और भी बढ़ गया। अब ऐसा थोड़ी है कि भारत में यहाँ पे अल्पसंख्यकों को, खासकर आदिवासियों के जमीन को नहीं हड़पा जा रहा था कांग्रेस के जमाने में। अब वो बढ़ गया, और काफी बढ़ गया। जी, चलिए, 2 घटनाक्रम हैं और मैं चाहता हूं दोनों पे आपकी टिप्पणी आए। पहला घटनाक्रम है कतर से। उसने कहा कि मैं मध्यस्थता से बाहर हो रहा हूं जब तक हमास और इजराइल जो है अपना जो है नजरिया नहीं बदलेंगे। दूसरा घटनाक्रम है रियाद में। अरब इस्लामिक देश ओआईसी मीटिंग के नाम पर जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं साहब लेबनान और गाजा को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कुछ होगा इनसे, या ट्रंप के आने की वजह से कतर हट गया और ट्रंप के आने के बाद ही ये मीटिंग बुलाई जा रही है?
सबसे पहले कतर की बात करें। कतर ने कहा है कि इसलिए नहीं हटे हैं कि ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई दबाव था, क्योंकि कतर अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है। वहाँ पे पूरी की पूरी अमेरिकी सेना वहाँ पे लगी पड़ी है और हर तरह से वही काम करता है जो अमेरिका या इजराइल चाहता है। इसलिए कारण ने उसने ये कहा कि भाई हम फ्रस्ट्रेट हो गए, हम जमाने से कोशिश कर रहे हैं कि शांति नहीं हो रहा है, हम आगे फिर भी तैयार होंगे यदि दोनों पक्ष तैयार हो जाए तो हम ऐसे बीच में नहीं कूदेंगे। ठीक है, यह बात तो समझ में आती है। जहां तक दूसरा वो बात है इनका OIC मीटिंग एंड ऑल दैट, इसमें मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आम जनता को जरूर ये कहना चाहता हूं जो हमारी बात सुन रहे हैं कि यह समझ जाओ कि जो तुम एकता की बात कर रहे हो उसका आधार गलत है। वहां उनका इसलिए आधार नहीं है कि वह किसी खास धर्म के लोग हैं और उसके बड़े बड़े व्याख्याता हैं, प्रख्याता है, धर्म को बचाने के लिए काम करते, बल्कि इसलिए है कि उनका तेल का खजाना है और उसमें से लूटने के लिए और किस तरह से पूरे दुनिया पर अधिक से अधिक दाम में बेच सके, इसके लिए वो लोग मिलते हैं और कुछ नहीं है। जी। IAEA का चीफ आज यानी कि 11 नवंबर को ईरान जा रहा है और देखेगा वहां पे कि ईरान कहीं परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है। क्या ये भी ट्रंप के आने की जो है आहट है? आहट तो है, यह नजर आता है। चूंकि जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने IAEA को और वहां से बाहर करे ना करे, लेकिन जो उनका एक वर्किंग ग्रुप था जो इस पर निगाह रखता था कि ईरान जो है जरूरत से ज्यादा यूरेनियम प्रवर्धन ना कर सके, जी, उसको रिफाइन ना कर सके, वो काम ना कर सके और एटम बम ना बना सके, इसके लिए था। लेकिन फिर से अब वो चूंकि आ रहे हैं और इसलिए आगे ना हो, इसलिए IAEA के चीफ वहां पहुंचे हैं और इन्होंने यह भी कह दिया, पता नहीं चीफ का क्या औकात बनता है कि हम लोग उसको ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि भैया हम यह नहीं काम कर रहे हैं और ना ही हम करने वाले हैं। जो भी है, जहां तक कि हमारी मजबूरी थी, चूंकि हम उसका पीसफुल यूज करते हैं अपने बिजली बनाने के लिए, दूसरा काम करने के लिए, इसलिए इसका जो संवर्धन का काम था उसको हमने 10 गुना 15 गुना बढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे पास समय कम था और जगह कम है ताकि उसको हम स्टोर कर सके, ना कि एटम बनाने के लिए। लेकिन इसी के कारण हमें यह भी पता है कि ईरान के पास वह सारी सुविधा है, वह जो जरूरत है उस स्पेशल यूरेनियम का उनके पास है, वह मिसाइल जो पहुंचा सके दूसरी जगह, और वह म्यूनिशन यानी बॉम्ब को एक्सप्लोड करने की क्षमता। ये नॉर्मल पटाखा नहीं उठा के पटक दिया और अपने आप, या बॉम्ब नहीं है 500 kg वाला, बल्कि स्पेशल एक्सप्लोजन करना पड़ता है। यह सब सुविधाएं ईरान के पास हैं। जी। एक खबर जो ईरान के साउथ ईस्ट से आई है कि 5 IRGC के जो जवान हैं उनको मार दिया गया है, वो घटना क्या है सर? तो घटना वही है, वहां से सटे हुए जो बलूचिस्तानी इलाका है और वहां पे जो ISIS का वह ग्रुप जो अफगानिस्तान से काम करता है या अमेरिका और इजराइल के समर्थन से काम करता है, उनके कहे देखे के हिसाब से काम करता है, उन लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि ईरान कभी शांति से ना रहे, ताकि हमारे खिलाफ जो वह लड़ाई लड़ रहा है उसमें कमजोर पड़ता रहे। और इस बार सफलतापूर्वक उन्होंने 5 IRGC के, आई थिंक उसके अपर रैंक के, मतलब मिडिल रैंक के कम से कम अफसर भी थे या जो भी थे, उनको मार गिराया है। और उनकी कोशिश हमेशा रही है कि इस तरह से आत्मघाती हमला हो या टेररिस्ट एक्ट हो, ईरान को डिस्टेबलाइज करते रहे। जी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।